Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, this is the last part of role of economic elements in political geography, that is part 6, and today we are dealing with transportation and we will take land transport today. राजनीतिक भूगोल में आर्थिक तत्व परिवहन, आज हम स्थल परिवहन करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट कर लिया है। तो स्थल परिवहन में हम सबसे पहले आज रेलवेज को लेंगे। रेलवेज की इम्पोर्टेंस के बारे में हम सब जानते हैं। पूरे विश्व में सभी देशों में रेलवेज का एक जाल फैला हुआ है और यह ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही उत्तम साधन है। रेल स्थलीय परिवहन का मुख्य साधन है। वाष्प चलित इंजन के साथ ही रेलवे का विकास प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि स्थलीय परिवहन के अंतर्गत सड़कों का भी महत्व कम नहीं है, किंतु रेलवे आज प्रत्येक देश में प्रमुख भारवाहक साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। रेलवेज में हम ज्यादा क्वांटिटी में भार को रेलवेज में ले जा सकते हैं और रेल परिवहन बहुत ही व्यापार के लिए या हैवी मटेरियल्स के लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है। रेल परिवहन का आर्थिक विकास एवं राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व होता है। यही कारण है कि विश्व के सभी देश आंतरिक परिवहन के लिए रेल का उपयोग करते हैं। विश्व में रेलवे के वितरण से यह स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक घना जाल संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कनाडा में है। कनाडा में 2 महाद्वीपीय रेलवे कैनेडियन पैसिफिक एवं कैनेडियन नेशनल रेलवे है। कनाडा के उत्तरी भाग में हमें रेलवेज का ऐसा जाल नहीं मिलता, क्योंकि हम जानते हैं कि कनाडा के उत्तरी भाग में काफी उच्च अक्षांश है और वहां पर लगभग 6 से 8 महीने बर्फ का फैलाव रहता है। पूर्व सोवियत संघ में भी रेलवे का अत्यधिक महत्व है। यहाँ के आंतरिक परिवहन का लगभग 85% रेलवे द्वारा ही संपन्न होता है, माने कि रोड द्वारा सिर्फ 15% परिवहन होता है और 85% रेलवे द्वारा ही होता है। यहाँ की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो पूरे साइबेरियन एरिया को पश्चिम से लेकर पूर्व तक कवर करती है और वहां के लोगों की एक तरह से लाइफलाइन है। इसका पूर्व सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पश्चिम यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड आदि में पर्याप्त रेलवे का जाल है। एशिया में जापान में रेलवे का जाल सबसे अधिक है। यद्यपि लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेल सबसे अधिक है। चीन में भी स्थायी सरकार के बनने के पश्चात रेलवे का पर्याप्त विकास किया गया, यद्यपि वहां के संबंध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो लोग अपनी जानकारी, वे साम्यवादी देश है, वो लोग अपनी जानकारी बड़ी आसानी से देते नहीं हैं। कोई भी डेटा है उसको वो लोग शेयर करना नहीं चाहते हैं। चाइना के बारे में कह रही हूँ मैं ऐसा। दक्षिणी महाद्वीपों में दक्षिण पूर्वी ब्राजील, अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र रेलवे के हिसाब से महत्वपूर्ण है। रेलवे की सामरिक महत्ता अधिक होती है, साथ ही इनको युद्ध के समय खतरा भी रहता है। युद्ध के समय एक स्थान से दूसरे स्थानों को सामग्री तथा सैनिकों के स्थानांतरण में रेलवे का महत्वपूर्ण योग होता है। द्वितीय महायुद्ध के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की रेलवे ने लगभग दुगना माल एवं यात्री स्थानांतरित कर राष्ट्रीय सेवा की। जर्मनी के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमांतों के मध्य रेलवे संयुक्तक के रूप में रही है। अनेक रेलवे का निर्माण ही राजनीतिक या सैनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पर्थ से एडिलेड रेलवे का मुख्य दृष्टिकोण राजनीतिक है, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक रेलवे की लाइफलाइन बनी रहे और सुदूर पश्चिम के लोग सुदूर पूर्व तक जा सके, ऐसा ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ही किया गया है। उससे विशेष आर्थिक लाभ नहीं होता, यहाँ तक कि उस पर एक सप्ताह में सिर्फ एक यात्री गाड़ी चलती है। पूरे सप्ताह वो रेलवे लाइन खाली रहती है और इसके कारण उसमें जो बनाया गया, जिस खर्चे में उस रेलवे लाइन को बनाया गया, वह खर्चा भी पूरा प्रॉफिट नहीं दे पाता है। लेकिन सिर्फ देश को संयुक्त रखने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से ये रेलवे लाइन ऑस्ट्रेलिया में डाली गई है। अफ्रीका की अपूर्ण केप टाउन से काहिरा की रेलवे भी राजनीतिक महत्व रखती है। रेल परिवहन की महत्ता को ध्यान में रखकर जर्मनी ने बेल्जियम की सीमा के निकट घना रेल जाल विकसित किया। रेलवे
राष्ट्रीय एकता के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद हम परिवहन में सेकंड जो एस्पेक्ट ले रहे हैं वो सड़कों का है। किसी भी देश के विकसित होने के लिए बहुत अच्छा सड़कों का जाल आवश्यक है। इंडिया में दिन पर दिन सड़कों की स्थिति सुधरी है। पिछले 2 दशक पहले यदि हम गांवों की स्थिति देखें तो बहुत से गांवों के अंदर रोड नहीं था। अभी भी इंटीरियर कुछ गांवों में रोड नहीं है, लेकिन ज्यादातर गांव सीमेंटेड, यदि हम अलवर जिले में भी देखें तो ज्यादातर गांवों में सीमेंटेड रोड बन चुके हैं। तो यदि हमें थोड़ी दूर के लिए जाना है और पास की दूरी के लिए जाना है तो उसके लिए रेलवे लाइन का कामयाब नहीं है, उसके लिए सड़कें ही आवश्यक है। तो छोटी दूरी के लिए, छोटे व्यापार के लिए और छोटे साधनों के लिए हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान काल में एक राज्य के लिए सड़कों का महत्व कितना अधिक है, यह इस तथ्य से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि आज राज्य के अंतरिम से अंतरिम क्षेत्र भी सड़क परिवहन से संयुक्त हैं। सड़कों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। यद्यपि नियोजित ढंग से सड़क परिवहन का विकास रोम साम्राज्य में हुआ। रोम साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सड़कों की उपयोगिता को प्रशासन के लिए उपयोगी समझा गया। इसी कारण संपूर्ण साम्राज्य के क्षेत्रों को राजधानी रोम से संयुक्त करने का प्रयास किया गया। इसके पश्चात क्रमशः सड़क परिवहन का विकास होता गया। सड़कों का सैनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व होता है। नेपोलियन ने फ्रांस तथा हिटलर ने जर्मनी की सुरक्षा हेतु सड़कों के विकास पर ध्यान दिया। वर्तमान समय में सड़क परिवहन का अत्यधिक विकास हुआ है और आज यह राष्ट्रीय स्तर का मापदंड बन गई है। सड़कों का सैनिक महत्व इससे स्पष्ट होता है कि भारत पर चीन के आक्रमण के समय नेफा एवं लद्दाख के क्षेत्रों में सड़कों की कमी के कारण सैनिक सामग्री पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाई हुई। यही नहीं अपितु भारतीय सेनाओं के पराजय का भी यह एक कारण रहा। हमारा देश इस बात में सक्षम नहीं था, सड़कों के अभाव में वो क्षेत्र दुर्गम थे, सड़कों के अभाव में हमारे सैनिकों को सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकी। इसलिए हमारी सेना ने को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके पश्चात इस क्षेत्र में सड़कों का पर्याप्त विकास किया गया है। तो राजनीतिक कारण से भी सड़कों के दुर्गम क्षेत्रों में भी सड़कों का विकास करना पड़ता है। सड़क एक सस्ता परिवहन का साधन है तथा कम मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से स्थानांतरण में सहायक होती है। एक राज्य के प्रशासन को संयुक्त करने में इसका पूर्ण हाथ होता है। सड़कों का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। सामान्यतः समतल क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होते हैं। दलदली क्षेत्रों में, वनों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में इनमें सड़क बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और ये सड़क मार्ग बनाने में बाधा पहुंचाते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन में वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। स्थल एवं सामुद्रिक परिवहन के अतिरिक्त वर्तमान युग में वायु परिवहन अत्यधिक तेज परिवहन का साधन है। इंडिया में पिछले 5 से 6 वर्षों में वायु परिवहन में बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है। इंडिया के एयरपोर्ट्स का सुधार हुआ है, एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया है और हवाई सेवाएं छोटे शहरों में भी अब शुरू हो गई हैं और बड़े शहरों में बहुत ज्यादा हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया है। वायुयान का प्रयोग शांति काल में यात्रीवाहक के रूप में तथा युद्ध काल में बम वर्षक एवं रसद आदि पहुंचाने के लिए किया जाता है। आज का युग वायु युग है एवं प्रत्येक राज्य के विकास में तथा सुरक्षा में वायु परिवहन का अत्यधिक महत्व है। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक बाधाओं की कमी है। रेडीमेड हाईवे है वो, उसमें आराम से हमको सिर्फ एयरपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए होती है और उसके बाद वो बिना किसी बाधा के हवाई यात्रा हो सकती है। वायु परिवहन के लिए उच्चावच अवरोधक नहीं है। वायु परिवहन जलवायु द्वारा प्रभावित होता है। यही कारण है कि वायु यात्रा के पूर्व मौसम की पूर्ण जानकारी ली जाती है। यद्यपि वायु प्रदूषण प्राकृतिक बाधाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित रहता है, किंतु मनुष्य द्वारा निर्मित सीमा इसमें प्रमुख अवरोध है। सीमा यानी प्रत्येक देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद
यदि किसी वायुयान को उसके देश के ऊपर से उड़ना है, उसके देश के ऊपर का रास्ता लेना है, तो उस देश की अनुमति लेनी होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं प्रमुख अवरोध है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मान्य है कि प्रत्येक देश की सीमाओं के ऊपर वायुमंडल पर उसी देश का अधिकार होता है। संबंधित राज्य की आज्ञा के बिना किसी भी देश का वायुयान उसकी वायु सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। शांति काल में वायुयान यात्री परिवहन एवं डाक को शिविर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने का साधन है। वायु मार्गों का अंतर्राष्ट्रीय जाल अत्यधिक सघन है। यात्रियों एवं डाक के अतिरिक्त वस्तुओं का आयात निर्यात भी इनके द्वारा होता है। आज अनेक देशों की वायु सेवाएं प्रचलित हैं। वायु परिवहन के द्वारा अनेक क्षेत्रों का सामरिक महत्व अत्यधिक हो गया है। इसके विकास के फलस्वरूप एक नवीन सामरिक क्षेत्र प्रकाश में आया, जिसको आर्कटिक भूमध्य सागर के नाम से पुकारा जाता है। आर्कटिक भूमध्य सागर आपको पता है कि उत्तरी पोल है। वैसे तो वो पूरा हिममंडित प्रदेश है, वहां पर ना कोई रहने लायक परिस्थितियां हैं, समुद्री क्षेत्र है, पूरे साल हिम से ढका रहता है, लेकिन उसका अत्यंत सामरिक महत्व आजकल हो गया है। क्योंकि यदि हम हवाई यात्रा करें तो गोलाई में यदि हवाई जहाज उड़े तो वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए वो उसका आजकल सामरिक महत्व हो गया है। इसके विकास के फलस्वरूप एक नवीन सामरिक क्षेत्र प्रकाश में आया, जिसको आर्कटिक भूमध्य सागर के नाम से पुकारा जाता है। यह कोई नवीन क्षेत्र नहीं, अपितु हिममंडित आर्कटिक महासागर है, जिसका विस्तार उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। वायुयान सदैव निकटतम दूरी के मार्ग का अनुसरण करता है। उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र वायु परिवहन की दृष्टि से यूरेशिया एवं अमेरिका के मध्य निकटतम दूरी का मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण बन गया है। यदि यूरेशिया से आपको उत्तरी अमेरिका या कनाडा जाना है तो बजाय इसके कि पश्चिम से पूर्व की दूरी लो, वायुयान के लिए ये बेटर होता है कि वो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे दूरी ले, तो वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जिस प्रकार सामुद्रिक परिवहन में भूमध्य सागर का महत्व है एवं वह क्षेत्र विश्व के मध्य स्थित है, उसी प्रकार आर्कटिक का हिममंडित सागर का क्षेत्र, जो अब तक व्यर्थ समझा जाता था, वायु परिवहन के विकास के साथ ही विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र हो गया है। इसके चारों ओर विश्व के विकसित एवं शक्तिशाली देश हैं। आर्कटिक महासागर के चारों ओर यूरोप, यूरेशिया और अमेरिका के क्षेत्र हैं। पूर्व सोवियत संघ पश्चिमी यूरोप के देश तथा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य यह निकटतम वायुमार्ग प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इसके चारों ओर पूर्व सोवियत संघ अथवा अमेरिका के वायु केंद्र हैं। सामरिक महत्व है, इसलिए हमको इनके वायु केंद्र इसके चारों ओर मिलते हैं। आर्कटिक महासागर के क्षेत्र पर विभिन्न राजनीतिक शक्तियों अर्थात पूर्व सोवियत संघ, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। आर्कटिक वृत्त के लगभग आधे से भी अधिक अर्थात 30 डिग्री पूर्व से 170 डिग्री पूर्व तक केवल पूर्वी सोवियत संघ का अधिकार है। इस क्षेत्र में अनेक प्रयोगशालाएं तथा वायु केंद्र सोवियत संघ ने स्थापित कर रखे हैं और इसलिए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बहुत बड़ा हुआ है। यदि विश्व में वर्तमान बड़ी शक्तियों में युद्ध होता है तो यह भविष्य का युद्ध क्षेत्र होगा, क्योंकि वायु आक्रमण के समय निकटतम दूरी के कारण इसी क्षेत्र का उपयोग होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में चैप्टर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कर लेना। और यदि कोई टाइपिंग एरर्स इस PDF में रह गए हैं तो प्लीज़ बेयर विद मी। थैंक यू एंड गुड नाइट।